वेलकम वंस अगेन। आज हम अपना पहला चैप्टर शीत युद्ध का दौर के बारे में बात करेंगे। इसी चैप्टर में हम पढ़ चुके हैं कि शीत युद्ध क्या था, और इसमें हमने इससे पहले वाले टॉपिक में जाना कि कैसे शीत युद्ध एक गर्म युद्ध बनने से बचा, यानी कि जो कोल्ड वार है वो हॉट वार, यानी कि दोनों जो दो विश्व की जो महान शक्तियां मैं बात कर रहा हूँ, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और सोवियत रूस की, विश्व की दो महान शक्तियां जो क्यूबन मिसाइल संकट के दौरान आपस में एक तीसरे विश्व युद्ध की तरफ पहुंच चुकी थी, कैसे ये कोल्ड वार के बीच ही संयमित रही। ये कोल्ड वार हॉट वार नहीं बन पाया, यानी कि दोनों देशों के बीच में एक युद्ध नहीं हुआ। हमने लास्ट कंक्लूजन में देखा था कि दोनों सुपर पावर थी और दोनों न्यूक्लियर पावर थी, यानी कि दोनों के पास में वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन थे, जिनके साथ में बर्बादी बहुत ज़्यादा हो सकती थी अगर इन दोनों के बीच में कोई युद्ध होता है। और इसमें किसी एक देश की जीत का होने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि आप किसी दूसरे देश को वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन से बर्बाद तो कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं भूलना चाहिए कि जो आपके अपोजिट साइड में जो देश है उसके पास भी परमाणु हथियार है। दोनों परमाणु संपन्न देश थे, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन। तो फिर इस तरह की परिस्थितियों में अल्टीमेटली दोनों ने समझदारी दिखाई और एक तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। ये तो हमने जाना, इससे पहले शीत युद्ध क्या है इसमें जाना। आज का ये टॉपिक और भी इम्पोर्टेंट है, और इस टॉपिक में आज हम बात कर रहे हैं कि दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ, बाइपोलरिटी, ठीक है ना, इमर्जेंस ऑफ द टू ब्लॉक के विश्व के अंदर। अब 1945 एंड ऑनवर्ड्स, 1945 पहले द्वितीय विश्व युद्ध के खत्म होने के बाद अब दो ही महाशक्तियां रह गई है, जिसके बारे में मैं अभी चर्चा कर चुका हूं, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एंड द सोवियत यूनियन। अब इनके बीच में एक वर्चस्व की लड़ाई के बारे में बात चलेगी आगे कि आखिर सुपर पावर कौन है दोनों में से। हम बात करेंगे इन दोनों देशों ने कैसे अपने अलायंसेस, गठबंधन बनाए, और वो गठबंधन कुछ तो अपनी इच्छा से देश इनके साथ आए, कुछ देशों को अपने साथ मिला लिया गया। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में जो यूरोप के कंट्री थे। आप अच्छे से जानते हैं कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका नॉर्दर्न अमेरिका के अंदर है। वहाँ पर मुख्य रूप से दो देश हैं, हम कनाडा और अमेरिका की बात करते हैं। तो पूरे यूरोप कह सकते हो कि दो गुटों में बटा हुआ था, एक वेस्टर्न ब्लॉक और एक ईस्टर्न ब्लॉक। वेस्टर्न ब्लॉक मतलब पश्चिमी देशों का एक ग्रुप, एक समूह, एंड दैट वाज हेडेड बाय द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ईस्टर्न ब्लॉक यानी कि पूर्वी देशों का समूह, दैट वाज हेडेड बाय द सोवियत यूनियन। अब इन्होंने दो गुटों के अंदर बंटने का मतलब, इन्होंने अपनी एक सैनिक गठबंधन, जैसे कि पश्चिमी यूरोप की बात करें तो उनका एक गठबंधन था, दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1949, और उस गठबंधन को हम नाटो के नाम से जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली इस गठबंधन का एक उद्देश्य था कि जितने भी पश्चिमी यूरोप के देश और नॉर्थ अमेरिका, जिसमें कि अमेरिका है, ये सभी एक सैनिक गठबंधन से जुड़े हुए थे। इनके बीच में एक एग्रीमेंट था, और ये एग्रीमेंट ये था कि यूरोप के किसी भी देश के ऊपर या फिर नॉर्थ अमेरिका के देश जिसके अंदर ऑब्वियसली कनाडा और अमेरिका ही है,
अगर किसी तरह का किसी एक देश के ऊपर भी कुछ दूसरे ब्लॉक की तरफ से, मैं बात कर रहा हूँ सोवियत रूस की तरफ से कोई हमला होता है, तो ये पूरा यूरोप के ऊपर हमला माना जाएगा। किसी एक अपना गठबंधन सभी देशों का, यूरोप के, पश्चिमी यूरोप के देशों का, जिसे कि वेस्टर्न ब्लॉक बोला गया, ये एक सैनिक गठबंधन था और इसका नेतृत्व यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका कर रहा था। तो सोवियत रूस कहाँ पीछे रहने वाला था। 1955 के अंदर, 1955 के अंदर उन्होंने भी एक अपना गठबंधन बना लिया, राइट। 1955 के अंदर सोवियत रूस ने भी एक गठबंधन बना लिया। उसमें पूर्वी यूरोप के लगभग सभी देशों को उन्होंने अपने साथ लेने की कोशिश की, और जो अपनी मर्जी से आगे, अच्छी बात है, जो नहीं आए उनको सैनिक, उनके पास में तो आर्मी थी बहुत अच्छी ताकतवर, सैनिक एक धमकी के बाद में उनको अपने साथ में मिला लिया। तो ऐसे इन दोनों गुटों के बीच में आप कह सकते हो कि एक वैमनस्य चला हुआ था, यानी कि जो बाकी छोटे देश थे उनके पास में कोई विकल्प नहीं था। विश्व के अंदर दो ही महाशक्तियां थी, विश्व के हिस्सों में अपने प्रभाव का दायरा बढ़ाने पर तुली हुई थी। ये दोनों महाशक्तियां में यूरोप के अंदर, पश्चिमी यूरोप में अमेरिका और पूर्वी यूरोप में बात करते हैं सोवियत रूस की, ये पूरा अपना प्रभाव पूरे विश्व के अंदर बढ़ाने के लिए आतुर थी, तुली हुई थी। अब बाकी जो दुनिया के देश हैं उनके पास में कोई विकल्प नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो किसी एक गुट को ज्वाइन करने के अलावा। तो फिर आप बात कर सकते हो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। ये आप देख पा रहे हैं, जितने भी येलो शेडेड पार्ट है, दिस इज द वेस्टर्न यूरोप, ठीक है ना, ये वेस्टर्न यूरोप है। ये ब्रिटेन को आप देख पा रहे हो। ये सारे के सारे देश आप कह सकते हो कि ये पश्चिमी अलायंस का हिस्सा था। अगर इसमें कंट्री वाइज आप बात करना चाहें तो नॉर्वे, ब्रिटेन, बेल्जियम, लक्समबर्ग, बेल्जियम की जो कैपिटल है वो तो ठीक है, वहीं पर आ ही गया, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, इटली, स्पेन और पुर्तगाल, यानी कि ये सभी देश एक पश्चिमी यूरोप के, जो पीला शेड में देख रहे हो, पश्चिमी ब्लॉक के हिस्सा में रहे। और इसके अपोजिट साइड में आप यूरोप का ये पूर्वी हिस्सा देख पा रहे हो, जिसको कि डार्क रेड से शेड किया गया है। और ये गठबंधन सोवियत यूनियन के नेतृत्व में बना है। और ये 1955 की बात है, वार्सा पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। और यूरोप के सभी देश, पूर्वी यूरोप के देश, सोवियत रूस तो इसमें सबसे बड़ा देश आप देख ही पा रहे हैं, साथ में आप रोमानिया देख पा रहे हो, यूगोस्लाविया, राइट, यूगोस्लाविया के साथ में आप चेकोस्लोवाकिया, पोलैंड एंड पूर्वी जर्मनी। तो ये सभी देश हैं। और उसमें से कुछ ऐसे भी देश हैं जिसको आप इन दोनों कलर में नहीं देख पा रहे हो। तो ये यूगोस्लाविया जैसे देख पा रहे हो, राइट, ग्रीन शेडेड, इट वॉज द पार्ट ऑफ द सोवियत यूनियन ग्रुप, बट ये वार्सा पैक्ट में शामिल नहीं था, ठीक है। देर आर द अदर कंट्रीज जो किसी भी ग्रुप में शामिल होने से इन्होंने मना कर दिया, मना नहीं किया है, या कह सकते हो कि थे नहीं, जिसमें आप आयरलैंड की बात कर सकते हो, ये तो पार्ट ब्रिटेन का ही पार्ट है। और फिर स्वीडन और या फिर फिनलैंड की बात कर सकते हो। अपने आप में दोनों आज के दिन समृद्ध और समृद्ध इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर मैं बात कर रहा हूँ, स्वीडन और फिनलैंड की। वहीं नॉर्वे भी इतना ही इम्पोर्टेंट कंट्री है, लेकिन नॉर्वे आप देख पा रहे हो कि यूरोप के पश्चिमी ब्लॉक का हिस्सा रहा है इस टाइम। तो हमने बात किया कि किसी भी देश के पास में कोई विकल्प नहीं था, बजाय इसके कि दोनों में से किसी एक ग्रुप को चूज करें। इसके साथ हम वो भी बात करेंगे कि कौन से ऐसे देश थे जो न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्री थे एंड दे हैव डिसाइडेड टू कीप देयर सेल्फ स्टेइंग अवे फ्रॉम दिस टू ब्लॉक्स, ठीक है ना। वो देश जो 1945 एंड ऑनवर्ड्स जिनको आज़ादी मिली,
उन्होंने अपने आप को इन दोनों गुटों से अलग रखने की कोशिश की, क्योंकि वो तो अभी आज़ाद हुए थे, फिर दोबारा से वो किसी की छत्र छाया में जाने से घबरा रहे थे, कहीं फिर दोबारा से हम वही कॉलोनियल सिस्टम शुरू ना हो जाए, राइट। तो अब स्मॉलर स्टेट दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन। क्यों जो छोटे देश हैं इन बड़े देशों के साथ में जोड़े, वो भी एक जरूर हमें बात कर लेना चाहिए। भाई स्मॉलर स्टेट तो बड़े नेशन के साथ जाएंगे जो छोटे देश हैं, क्योंकि दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ द प्रोटेक्शन। उनको जो कितने भी देश हैं विश्व के अंदर, लेकिन उनके अपने पड़ोसी देशों के साथ में हमेशा संबंध दोस्ताना नहीं रहते, बॉर्डर से लेकर कुछ विवाद चलते हैं, ठीक है ना। तो इसके लिए दे नीड द प्रोटेक्शन ऑफ सम सुपर पावर या पावरफुल कंट्री। फॉर दैट पर्पस दे ज्वाइन दिस टू ब्लॉक्स, किसी में से इधर वन ऑफ द ब्लॉक, दोनों ब्लॉक्स में से इस पर्पस के लिए, क्योंकि पड़ोसी देशों के साथ में संबंध अच्छे नहीं हैं और उनसे युद्ध होने की स्थिति में दे नीड दी मिलिट्री अलायंस, मिलिट्री सपोर्ट for that purpose, or and as well as of the economic support also for the development, right। तो विकास के लिए, देश के विकास के लिए उनको आर्थिक जरूरत है, अपने प्रोटेक्शन की जरूरत है। फॉर दैट पर्पस दे ज्वाइन ईदर ऑफ द ग्रुप्स। और पश्चिमी यूरोप के सभी देशों ने, आपने देखा कि येलो शेडेड पार्ट है वो पश्चिमी ब्लॉक को ज्वाइन किया। ऐसा थोड़ा सा एक बचकाना लगेगा कि आप पश्चिम में रहते हुए पूरी ब्लॉक को ज्वाइन करें, तो आपके लिए सरवाइव करना मुश्किल हो जाता है कि आपके चारों तरफ जितने भी कंट्री है वो पश्चिमी ब्लॉक के हिस्सा हैं। तो आपने देखा कि सारा यूरोप का पश्चिमी हिस्सा पश्चिमी ब्लॉक का पार्ट रहा है। तो ये समझ गए, स्मॉलर स्टेट दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ प्रोटेक्शन, वेपन एंड द इकोनॉमिक एड अगेंस्ट द लोकल राइवल्स। जो छोटे देश थे उन्होंने इसलिए इस किसी न किसी गुट को चुना, ज्वाइन किया, क्योंकि उनको प्रोटेक्शन की ज़रूरत थी, वेपन्स चाहिए और आर्थिक मदद चाहिए अपने लोकल राइवल्स, जो उसके लोकली आसपास के जो विरोधी पक्ष हैं, विरोधी देश हैं। Therefore, the alliance system led by the two superpower threatened to divide the entire into the two camps। और इसी तरह से आपने देखा कि पूरा विश्व दो ब्लॉक में बढ़ चुका था, जिसके बारे में हम ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। और ईस्टर्न द डिवीजन ऑफ फर्स्ट हैपेंड इन यूरोप। पहली जो डिवीजन हुआ वो यूरोप में हुआ। पश्चिमी यूरोप के सभी देश वेस्टर्न ब्लॉक का हिस्सा बन गए। सिमिलरली जिनको लीड कर रहे थे यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, इसके अपोजिट में अगर विपरीत में देखें तो पूर्वी यूरोप के देश 1955 में वो एक वार्सा पैक्ट से जुड़ गए, जो कि हम सोवियत यूनियन उनका नेतृत्व कर रहा था। यहाँ तक मेरे ख्याल में आपको किसी तरह की शंका या शक नहीं होना चाहिए कि वेस्टर्न एंड ईस्टर्न अलायंस क्या है। वेस्टर्न अलायंस वो हो गया जिसमें लगभग नाटो के 12 देश हैं, ठीक है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो पश्चिमी गुट के साथ में जुड़े हुए, जिनका नेतृत्व अमेरिका कर रहा है। उसके विपरीत में हम बात करते हैं सोवियत यूनियन और उसके साथी देश जो वार्सा पैक्ट से जुड़े हुए थे, ठीक है। ये मैं बात कर चुका हूँ। प्रिंसिपल फंक्शन, वार्सा पैक्ट का प्रिंसिपल फंक्शन क्या था, आप जान ही सकते हो कि ये प्रिंसिपल फंक्शन इसका यही था, ये नाटो के विरोध में काउंटर, नाटो से लड़ने के लिए तैयार था आपका वार्सा पैक्ट, करेक्ट। तो इंटरनेशनल अलायंसेस ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर era was determined the requirements of the superpower and calculation of the smaller states। जितने भी अलायंसेस उस पीरियड में बने, दैट वाज द रिक्वायरमेंट ऑफ द सुपर पावर, ठीक है ना। जो भी गठबंधन बने वो सुपर पावर की रिक्वायरमेंट्स थी। दोनों जो भी महाशक्तियां हैं विश्व के अंदर, इनकी रिक्वायरमेंट्स थी, और कैलकुलेशन ऑफ द स्मॉलर स्टेट। और स्मॉलर स्टेट ने अभी अपना कैलकुलेशन किया इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी। उनके राइवल्स जो पड़ोसी देश है उनके साथ दुश्मनी है, तो उन्होंने बेहतर समझा कि किसी एक गुट को ज्वाइन तो करना है, क्यों ना हम जिस ब्लॉक के दायरे में आते हैं वहीं उसी को क्यों ना कर लें। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि जो यूरोप एक कॉन्फ्लिक्ट का
आप कह सकते हो कि ये दोनों सुपर पावर, ठीक है ना, दोनों की दोनों सुपर पावर, जैसे कि आप जानते हो कि एशिया, यूरोप, ये अपना रसिया है, इसका बहुत सारा पार्ट यूरोप के अंदर है, रसिया का कुछ पार्ट आप एशिया के अंदर देखते हो। दोनों के दोनों अगर देखे जाएं, यूरोप और एशिया एक ही टेबल पे है। अगर आप ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, ये कोई अलग नहीं है, लेकिन एक यूराल माउंटेन्स है जो इस यूरोप, कुछ पार्ट एशिया का यूरोप में चला जाता है और बाकी पार्ट रसिया का कुछ पार्ट यूरोप में है, बाकी आपका एशिया में देखते हैं। तो दैट इज द यूराल माउंटेन्स विच डिवाइड द यूरोप इनटू टू पार्ट, राइट। तो हम बात कर रहे थे कि इस इंटरनेशनल अलायंसेस कोल्ड वॉर इरा वाज डिटरमाइंड बाय द सुपर पावर। सुपर पावर ने निश्चित करती थी और यूरोप अपने आप में एक युद्ध का मैदान क्षेत्र हो गया, कॉन्फ्लिक्ट का बिटवीन दी टू सुपर पावर। इन सम केसेस सुपर पावर यूज देयर मिलिट्री पावर टू ब्रिंग। अब यूरोप के सभी देशों को किसी न किसी एक तरफ जाना था, जब मैं चर्चा कर ही चुका हूं। अब जो नहीं जाएगा तो मिलिट्री पावर उनको लेके आएगी, ठीक है ना। इन सम केसेस द सुपर पावर यूज देयर मिलिट्री पावर्स टू ब्रिंग कंट्रीज इनटू देयर रेस्पेक्टिव अलायंस। अपने अलायंस में लाने के लिए ये जो सुपर पावर ने कुछ देशों को मिलिट्री का धौंस देकर, धमकी देकर भी अपने अंदर मिला लिया। सोवियत इंटरवेंशन इन द ईस्टर्न यूरोप बैक्ड बाय द वेरी लार्ज प्रेजेंस ऑफ इट्स आर्मीज in the countries of the region to ensure that the eastern half of the Europe। अब यूरोप के पश्चिमी यूरोप के देश तो चले ही गए हैं यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ, पूर्वी यूरोप के देश क्यों नहीं आएंगे? नहीं आएंगे तो फिर वो धमकी देंगे। सोवियत यूनियन, वार्सा पैक्ट से तो जुड़े हुए सभी देश, जो नहीं मिलेगा उनको जबरदस्ती अपनी आर्मी की उससे, यानी कि ईस्टर्न हाफ ऑफ द यूरोप, ईस्टर्न पूर्वी हिस्सा है यूरोप का, आधा पार्ट पूर्वी हिस्सा, उनको ज्वाइन करना ही था ईस्टर्न ब्लॉक को, जिसका के लीडर थे सोवियत यूनियन। नहीं करेंगे तो फिर वो अपना धमकी, अपनी इन्फ्लुएंस दिखाएंगे। इन ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट एशिया, यहां पर ही बात खत्म नहीं हो जाती है, एशिया तक इनको जाना है। अब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका चाह रहा था कि जो आइडियोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है, कुछ कंट्रीज जो कम्युनिज्म को, साम्यवादी विचारधारा को अपनाते हुए जा रहे हैं, तो उनको लगा कि भाई हमको एशिया के अंदर भी ये कम्युनिज्म ना फैल जाए, साम्यवादी विचारधारा। तो मिडिल ईस्ट, राइट, मिडिल ईस्ट का क्षेत्र जिसमें इराक, ईरान आता है, या फिर हम बात कर सकते हैं कि साउथ ईस्ट एशिया, यहाँ पर भी इन्होंने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कुछ दो एग्रीमेंट किए। एक को हम बोलते हैं, एक को बोलेंगे हम सेंटो के नाम से बोलते हैं, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो मिडिल ईस्ट के लिए थे, बेसिकली वेस्ट एशिया में, ठीक है ना। ये सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट एशिया के लिए, मिडिल ईस्ट का था। इसको मिडिल ईस्ट बोलिए, वेस्ट एशिया बोलिए, दोनों एक ही चीज़ है, राइट। ईरान और अरबियन, बेसिकली अरब के जो कंट्री हैं वो इसमें आएंगे आपके सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन में। और दूसरा था सीएटो, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और सीएटो के अंदर बेसिकली तो आप बात कर सकते हो कि ये दोनों अलायंस अमेरिका के नेतृत्व में थे। अमेरिका अपना इन्फ्लुएंस एशिया के अंदर बढ़ा रहा था। पर्पज ये था कि जो कम्युनिज्म है, चाहे आप बात कर सकते हो सोवियत यूनियन की वजह से, या चाइना में भी उस टाइम कम्युनिज्म था, तो ये इनका प्रभाव को एशिया में ज़्यादा ना बढ़ सके, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसको लिमिट करने के लिए सेंटो और सीएटो दो ट्रीटी की गई। वहाँ के आसपास के जो देश, जैसे कि आप बात कर सकते हो कि सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इराक और मिडिल ईस्ट के कुछ देश थे, राइट, जो 1979 में ये ट्रीटी अपने आप में ही ख़त्म हो जाता है। और सीएटो के अंदर आप फिलीपाइंस, थाईलैंड की बात कर सकते हो, ठीक है ना। बेसिकली दो ही देश थे
जो सीएटो के अंदर साउथ ईस्ट एशिया के जो देश थे, राइट। वो बाकी तो यूरोप के देश थे, चाहे फ्रांस की बात करो या ब्रिटेन की बात करो या फिर आप बात करते हो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया वाज आल्सो इन्वॉल्व। ईस्ट एंड द साउथ ईस्ट एशिया एंड द वेस्ट एशिया, जिसको मिडिल ईस्ट के नाम से भी जानते हैं, यूएस का अलायंस बनाया हुआ था। एक सीएटो के नाम से था, दूसरा सेंटो के नाम से था। सीएटो में फिलीपाइंस और थाईलैंड शामिल थे, वहीं सेंटो के अंदर वेस्ट अरब के कंट्रीज, इराक की बात कर सकते हो, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे इनका रिलेवेंस खत्म हो गया, आज के दिन ये अलायंस अस्तित्व में नहीं है, राइट। 1979 में आपका सेंटो खत्म हो गया, 77 के अंदर आपका ये सीटो खत्म हो गया। द कोल्ड वॉर थ्रेटन्ड टू डिवाइड द वर्ल्ड इनटू टू अलायंस। अंडर दिस सर्कमस्टेंसेस मैनी ऑफ द न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज। अब ये कोल्ड वॉर का जो ईरा चल रहा था, ये तो हम बात कर ही चुके हैं कि पूरा विश्व दो भागों में बंट चुका था। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी जो नए इंडिपेंडेंट कंट्री 1945 एंड ऑनवर्ड्स नए देश स्वतंत्र हुए, उनको बड़ा खतरा लग रहा था कि हम किस तरफ जाएं, राइट। एक तो उनके सामने विकल्प था कि चाइना, जैसे कि कम्युनिज्म वहाँ पर था। चाइना भी तो अभी बाद में ही तो बना है ना, आज़ाद बाद में हुआ, 1945 की तो बाद की बात है। तो चाइना सोवियत, क्योंकि उनकी विचारधारा तो कम्युनिज्म थी, लेकिन चाइना खुद झेल रहा था यूनाइटेड सोवियत रूस के साथ में। उनके 1950 और 1969 में छोटा युद्ध भी हो चुका था एक टेरिटरी को लेके। तो इनके लिए बड़ी संशय की स्थिति थी। जो नए देश 1945 एंड ऑनवर्ड इंडिपेंडेंट हुए कि कहाँ हम जाएं, हम किसको ज्वाइन करें, राइट। तो इनको डर लग रहा था कि बड़ी मुश्किल से तो अभी कॉलोनियल सिस्टम औपनिवेशिक से बाहर निकल के आए, अब फिर दोबारा से हम इन्हीं बड़े देशों को ज्वाइन करते हैं तो फिर हम इनके इन्फ्लुएंस में रह जाएंगे। हम बात करेंगे फिर इनके सामने क्या विकल्प होता है। अदर इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट, अब इनके लिए एक विकल्प निकला, दैट वाज द नॉन अलाइन मूवमेंट, ठीक है ना, नाम के जिसके नाम के नाम से जाना जाता है, गेव ए वे ऑफ स्टेइंग आउट ऑफ द अलायंस। ये नॉन अलाइन मूवमेंट ने इनको एक अवसर दिया, अपॉर्चुनिटी दिया कि भाई आप चाहें तो आप वेस्टर्न और ईस्टर्न ब्लॉक से अलग नॉन अलाइन मूवमेंट को ज्वाइन कर सकते हो। बेसिकली नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जो कि भारत भी उसका एक सदस्य था, इनका पर्पस यही था कि भाई हम ना तो पश्चिमी गुट को ज्वाइन करने वाले हैं, ना पूर्वी गुट को ज्वाइन करेंगे, लेकिन हम अनदेखा भी नहीं करेंगे, विश्व शांति के लिए हम काम करते रहेंगे। और क्योंकि ये गुट एक आपस में वैमनस्य की भावना को लेकर लड़ाई के लिए बना है, इसलिए हम इससे दूर रहेंगे, राइट। अब हम बात करेंगे, भाई ठीक है, स्मॉलर स्टेट को तो बड़े गुट को ज्वाइन करना उनकी मजबूरी थी। हमने बात किया कि भाई उनको दे गॉट द प्रॉमिस ऑफ द प्रोटेक्शन, उनको वेपनरी चाहिए, उनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बड़े साथी की जरूरत थी। लेकिन ये बड़े जो मैं बात कर रहा हूँ सुपर पावर की, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की या फिर सोवियत यूनियन की बात करें, ये छोटे देशों को क्यों ज्वाइन करा रहे थे? छोटे देशों को तो फायदा था ही इनसे, लेकिन बड़े देशों को क्या फायदा था, उसके बारे में हमको बात करना चाहिए। पहला जो प्राइमरी पर्पस, वाई द सुपर पावर नीडेड एनी अलायंस एट ऑल, तो पहला तो था कि वाइटल रिसोर्सेज, जितने भी छोटे देश हैं उनके रिसोर्सेज के ऊपर इनका फोकस था कि अगर उनको हम अपने अलायंस का पार्टनर बना के रखेंगे तो उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर सकते हैं। बात कर सकते हो आप ईरान इराक की, जहाँ पर तेल इतना ज़्यादा होता है, ठीक है ना, तो उनके साथ में अलायंस होगा तो सस्ते रेट पे उनको तेल मिल जाने वाला है, राइट। टेरिटरी फ्रॉम वेयर द सुपर पावर कैन लॉन्च देयर वेपन्स इन द ट्रूप्स। दूसरा फायदा ये होता है इनको कि उनकी टेरिटरी का फायदा उठा सकते हैं, ताकि उनके आसपास के देशों के ऊपर अगर आक्रमण करना है तो। अगर आपको मैं याद दिला पाऊँ,
क्यूबन मिसाइल संकट की बात करें तो देखो रसिया यहाँ से तो अब पूरा यूरोप पार करके रसिया को उधर जाना पड़ा था, नॉर्थ अमेरिका में क्यूबा। लेकिन रसिया अपने यूरोप के पूर्वी हिस्से से यहाँ से अटैक नहीं कर सकता इतना इफेक्टिवली यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के साथ में। यू जस्ट कैनॉट इमेजिन दैट द सोवियत रूस कैन फाइट फ्रॉम अप इट्स ऑन सॉइल। तो क्यूबा के साथ में, क्योंकि उनका एक आप कह सकते हो कि साम्यवादी विचारधारा वाला क्यूबा भी देश था, तो आपस में ये दोस्ती थी ताकि वहाँ पर अब उनकी ज़मीन से वो वहाँ कर अमेरिका के ऊपर आक्रमण कर सकता था। तो ये फ़ायदा मिलता है कि आप किसी के साथ अलायंस है और आप वहाँ तक पहुँच जाते हैं अपने दोस्त के अलायंस पार्टनर की ज़मीन पर पहुँचकर पड़ोसी देश के ऊपर, उनके पड़ोसी देश के ऊपर आक्रमण करने में आपको आसानी होती है। न तीसरे बात करें तो भाई लोकेशन फ्रॉम वेयर दे कुड स्पाई ऑन ईच अदर। अगर छोटे देश से आपकी दोस्ती है तो आप वहाँ से जासूसी कर सकते हो उसके आसपास के क्षेत्र में। जैसे अमेरिका की इंडिया के साथ दोस्ती है तो इंडिया की सोइल से वो पाकिस्तान के ऊपर जासूसी कर सकता है अगर पाकिस्तान से उसके रिलेशंस ठीक नहीं है तो, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया तो दोनों पर पड़ोस में है, यहाँ से पॉसिबल है। लेकिन वहाँ से नॉर्थ अमेरिका से ये काम नहीं हो सकता इतना इफेक्टिवली। इकोनॉमिक सपोर्ट उनको मिलेगा, ठीक है ना, मिलिट्री है, उन्होंने नाटो का किया, इधर वार्सा पैक्ट किया, तो इतनी आर्मी को आपने वेपनरी मॉडर्नाइज इक्विपमेंट देना है तो यू नीड द इकोनॉमिक सपोर्ट, राइट। दूसरा था विनिंग वाज ऑफ द आइडियाज एज वेल, एक आइडियोलॉजिकल विचारधारा को भी आपको जीतना था, राइट। कैसे? जैसे कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका एक लिबरल डेमोक्रेसी की बात करता था, तो अपने मतलब बाकी देशों में जितने भी सपोर्ट में देश थे वहाँ पर प्रजातंत्र लाना चाहता था, उनकी लिबरल डेमोक्रेसी मतलब ओपन मार्केट पॉलिसीज़ के अंदर काम कर रहा था। वहीं इसके अपोजिट साइड में सोवियत यूनियन कम्युनिज्म की बातें कर रहा था और वो चाह रहा था कि एक कम्युनिज्म की आइडियोलॉजी बाकी और देशों में भी फैले। तो ये सब बातें हैं क्यों सुपर पावर किसी छोटे देश के साथ में आता है, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि ये टॉपिक आप अच्छे से समझ गए होंगे और साथ में पढ़ते रहिए, क्लासेस रेगुलरली अटेंड करते रहिए, स्कूल भी आते रहो ताकि और आपके डाउट्स वहां पर क्लियर किए जाए, राइट। आज का ये टॉपिक यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मुलाकात होगी। गुड बाय।